हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड यानी रक्त। इसको अध्ययन करने को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं। और इसको और भी क्या कहे जाते हैं? इसको नेचुरल कोलॉइड भी कहते हैं। और कोलॉइड मतलब क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब कोलॉइड क्या है क्या नहीं है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, नेचुरल कोलॉइड कौन है? तो आंसर क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है। अब देखिए, ब्लड और एक काम भी करता है। वो क्या करता है? वो कनेक्टिव टिश्यू भी है। कनेक्टिव मतलब क्या हुआ? जो एक सेल से दूसरे सेल तक कनेक्शन करता है, जोड़ करता है। उसका न्यूट्रिशन हो गया, कुछ भी हो गया, उसको लेने देने में काम करता है। तो ब्लड तो हमारा पूरे बॉडी में दौड़ता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं है। अब देखिए, ब्लड का पीएच क्या है? 7.4 यानी बेस। 7 से ऊपर यानी बेस क्षार होता है, 7 से नीचे यानी अम्ल या एसिड होता है। तो ब्लड क्या हुआ? बेस हुआ। अब मेल देखिए, मेल में ब्लड का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? 5.5 लीटर। फीमेल में 5 लीटर। ये जो 0.5 लीटर यानी 500 ml का जो डिफरेंस है, ये क्यों है? क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है। तो हीमोग्लोबिन कम रहने का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन कम रहने का मतलब हुआ आरबीसी कम रहता है। क्यों मैंने पढ़ाया था पहले, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? आरबीसी में रहता है। तो हीमोग्लोबिन का कम होने का मतलब आरबीसी कम रहता है थोड़ा। तो इसलिए 500 ml का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो एक लड़के को मैंने गलती से पूछ लिया था कि क्यों कम है, तो वो कहा कहते हैं कि लड़कियां खून चूसते हैं लड़कों के, इसलिए कम है। तो चूस के ले लेता है। तो ऐसा बात नहीं है ऐसे। अब देखिए, ब्लड कहाँ से पैदा होता है, निर्माण कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। अब बोन मैरो क्या है? जब आप चिकन मिकन खाते हो ना, हड्डी बड्डी ऐसे ऐसे तोड़ते हो ना, तब उसके अंदर एक लाल रंग का जालिका कर रहता है, ऐसे सुरुक के खा लेते हो आप। कोई कोई खाता है ऐसे सुरुक के खा लेते हो, वही बोन मैरो है। हड्डी के अंदर जो रहता है वो बोन मैरो है। तो वही से ये ब्लड का निर्माण होता है। अब तो ब्लड का निर्माण जो होता है एडल्ट में होता है। अब जब माँ के पेट में रहता है तब बच्चे के अंदर कैसे होता है? तब लीवर का मेसोडर्म से ब्लड का उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? जब माँ के पेटों में रहता है बच्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। अब देखिए, सेरोटोलॉजी किसको कहते हैं? ब्लड को अध्ययन करने को कहते हैं हेमाटोलॉजी। अब ब्लड में सेरम है, तो सेरम का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? सेराटोलॉजी। अब देखिए, ब्लड का निर्माण भी हो गया, तो ब्लड को कहीं पर स्टोर करना होगा। नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी ना बॉडी एकदम घचाघच तैयार कर देगा, तो कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर कहाँ करता है? स्टोर करता है स्प्लीन में। तो इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। और स्प्लीन को एक और चीज भी कहते हैं, आपको शायद याद होगा, कोशिका के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। स्प्लीन को और क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, तो वो स्प्लीन में आकर ही मरता है। तो उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो कोलेस्टेरॉल है ना, ब्लड के अंदर कोलेस्टेरॉल रहता है कितने मात्रा में? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अब ये जो कोलेस्टेरॉल है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। कैसे? ये कोलेस्टेरॉल क्या करता है? जिसके नाली से जो ब्लड आता जाता है, तब उसके अंदर ये जम जाता है। ऐसे ऐसे अंदर जम 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 के जो पैसेज है ना, वो छोटा कर देता है। तब छोटा कर दिया तो ब्लड आने जाने में जो दिक्कत होगा, तब क्या होगा? वो फाड़ देगा ना। अब अगर कोलेस्ट्रॉल अंदर जम गया तो ब्लड तो प्रेशर से जाता है। अब प्रेशर कैसे जाता है? जाने के लिए 120, आने के लिए 80। अब जो इतना प्रेशर में जाएगा तो फाड़ देगा जब होगा। तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ठीक होने में बहुत ज़रूरी है। अगर बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इससे कहते हैं हेमरेज कहते हैं।
ब्रेन हैमरेज हो जाता है क्योंकि वहाँ का नस बहुत ही छोटा छोटा है, बहुत ही गैप बहुत छोटा है, तो उधर अगर जम गया तो फाड़ देगा, हैमरेज कर देगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब देखिए हीमोग्लोबिन पहले ही कहा था आरबीसी में रहता है। अब हीमोग्लोबिन मेल में कितना है 40 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में कितना है 30 ग्राम पर डेसीलीटर। अब 10 डेसीलीटर मतलब 1 लीटर, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेल में कितना टोटल होगा, फीमेल में कितना टोटल होगा। इसका मतलब क्या है 140 ग्राम पर लीटर, और फीमेल के मतलब कि 130 ग्राम पर लीटर होगा। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन के वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब इस हीमोग्लोबिन मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ऑक्सीजन को ले आते हैं, CO2 को देते हैं, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज करता है मेनली, पढ़ाया था मैंने। तो ये कुछ ब्लड का फीचर्स हो गया। अब आते हैं ब्लड का फंक्शन के बारे में। तो ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड टेम्परेचर रेगुलेटर करता है, यानी ताप नियंत्रण करता है। अब ये कैसे करता है, रेगुलेशन करता है। अगर आप दौड़ोगे तब हीट दोगे ना, अब हीट होगा, आपके बॉडी से हीट निकलेगा। ठीक उसी तरह ब्लड भी हमारे शरीर में दौड़ता है, चलता है, हमेशा चलता है, ब्लड पंप करता है हार्ट, तो कैसे होता है, वो भी ऊर्जा देगा, वो भी हीट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ये ब्लड चलेगा हमारा बॉडी में तब तक वो एक टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा। 34 डिग्री हमेशा हमारा बॉडी में कंट्रोल होता है, थोड़ा ऊपर नीच हो जाता है लेकिन वो मेंटेन करता है। तो शोले का एक डायलॉग आपको याद है वो क्या है, वो जब तक तेरे पाँव चलेगी तब तक इसके सांसें। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, जब तक ये चलेगा उसके मतलब जिंदा है, जब ये बंद पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, उसके मतलब क्या है, आदमी गया। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर कंट्रोल। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक में, क्या है ये, परिवहन क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है, O2 का CO2 का, ब्लड सेल से CO2 ले जाता है और फेफड़े में यानी फुसफुस में क्या करता है, O2 ले लेता है और फिर से आकर सेल को देता है और वहाँ से CO2 लेता है, ऐसे परिवहन करता है। सेकंड क्या हुए, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ यानी जब हम खाना वाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है खाना, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिशन एंजाइम जो भी कुछ है वो ब्लड में दे देता है, ब्लड सेल में देता है। ठीक है, अब कोई लगा लो बाहर से इंजेक्शन दे दिया तो ब्लड में देता है ना, तब ब्लड क्या करता है, परिवहन करके जिसके जगह ज़रूरत है वहाँ पर लेकर जाता है जो भी कुछ है। तो ये उस पदार्थ को, न्यूट्रिशन का, एंजाइम का, उसको भी परिवहन करता है कौन, ब्लड करता है। अब उसके बाद आ जाइए उत्सर्जित पदार्थ यानी एमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या करता है, इसको भी अब परिवहन करता है। कैसे परिवहन करता है, जो सेल के बाहर आया, ब्लड में आया, ब्लड कहाँ लेकर गया, किडनी में लेकर गया जाता है। अब किडनी क्या करता है, उसको छान लेता है, यूरिन पैदा करता है और ब्लड को फिर से भेज देता है हमारा बॉडी में। तो इससे उत्सर्जित पदार्थ भी परिवहन किया ना, तो ये किडनी में लेकर परिवहन कर लिया। अब कनेक्टिव टिश्यू में आता है। कनेक्टिव टिश्यू मैंने पहले भी बोला था कि दो सेल के अंदर जो कनेक्शन करता है, तो ये दोनों सेल के, बहुत सारे सेलों के अंदर ये जाते हैं आते हैं, तो ये कनेक्शन एक दो सेल में कनेक्शन कर देता है, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के भी काम करता है। और इसके अलावा तो ये ब्लड क्लॉटिंग करता ही है। तो इसके अंदर काम में अगर आपको पॉइंट बनाना है तो ब्लड क्लॉटिंग लिख सकते हो, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, मतलब किस चीज़ से बना है। एक प्लाज्मा से बना है और कर्पसल से बना है। प्लाज्मा जो है 60% होता है ब्लड में और 40% होता है कर्पसल। प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन रहता है, ठीक है, ये होता है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन होता है। इसको अगर हटा लोगे ना तो ये प्लाज्मा पीला हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, ब्लड थोड़ा हल्का हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको सेरम कहते हैं। और यही जब
हमारा कोई टेस्ट होता है, कोई बीमार होता है तो टेस्ट होता है ना, तो सीरम का टेस्ट होता है। अभी अभी मैंने पहले बोला था सीरम का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी, तो यही वो है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है 60% होता है, ये लिक्विड पोर्शन होता है। अब ये क्या होता है, ये सेल पोर्शन होता है। इसमें 3 टाइप है, क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब इसका कुछ क्राइटेरिया है, ये आप समझते हैं क्या है। यो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट ये क्या है, ये गोल का होता है। आकार कैसा होता है, गोल होता है, ऐसे राउंड होता है, बीच में चपा हुआ रहता है। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। अब बताइए, केंद्रक नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए कहाँ रहता है, केंद्रक में रहते हैं। अगर आरबीसी को देखकर कोई कहे कि इसके जांच कीजिए, जेनेटिक मटेरियल बताए, कोई बता सकता है क्या, नहीं बता सकता, क्योंकि आरबीसी के अंदर केंद्रक ही नहीं पाए जाते। अब देखिए आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, 120 दिन। अब बताइए आरबीसी कहाँ पर मरता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं रहता, तो आरबीसी कहाँ मरता है, स्प्लीन में मरता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन हुआ, स्प्लीन हुआ, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब देखिए इस ये संख्या कितने होते हैं, 50 लाख यानी 5 मिलियन होता है। तो 50 लाख अगर ये होगा तो आरबीसी का जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 लेकर बाहर कर देता है, करता है ना। तो ये ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, आरबीसी कम हो जाता है ब्लड में, ये 50 लाख जो स्टैंडर्ड एक हो ना, इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, यानी रक्तल्पता कहते हैं। आरबीसी का कम होने का मतलब क्या हुआ, बॉडी में आयरन कम हुआ। आयरन का कम होने का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन कम हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ इसका मतलब आरबीसी कम है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रक्तल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। और ये 50 लाख होता है। अगर ये आरबीसी 50 लाख नहीं होगा, कम होगा, तो क्या होगा, बहुत नींद आएगा। कोई कोई लड़का लड़की को देखते हो ना आप, कि ऐसे थका हुआ रहता है, हमेशा नींद रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी कम है। तो डॉक्टर के पास जाइए, आरबीसी चेक कीजिएगा और बढ़ाइएगा। ठीक है, ये हो गया आरबीसी। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी का आकार क्या है, अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है, अभी बताऊंगा। अब देखिए इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। अगर कोई कहेगा तो इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, इसके मतलब क्या है, इससे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जांच हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कितने दिनों तक बच सकता है, 4 दिन। इसका संख्या कितना है, 10,000। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम है आपको प्रोटेक्शन देना, इम्यूनोलॉजी सिस्टम बनाना। ठीक है, तो इसका प्रकार ये है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये कुछ सारे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे इधर उधर का स्ट्रक्चर, इसलिए इसका अनिश्चित स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब देखिए कैसे ये आपको प्रोटेक्शन देता है। जब कोई बाहर से पैथोजन आकर अंदर आ जाए, बॉडी के अंदर अगर घुस गए, कोई डिजीज घुस गए, तो बॉडी का ये डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाता है और कहता है अरे ये क्या घुस गया अरे अंदर। तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेता है। अब एंटीबॉडी जाकर बुलाते हैं, एंटीबॉडी तो खुद नहीं कर सकता, एंटीबॉडी बस उसे डिटेक्ट कर देता है, हाँ ये बाहर का आदमी अंदर कैसे आ गया। तो ये जाकर बुलाता है लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। इसके लिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लिम्फोसाइट क्या है क्या नहीं है, ये बाद में समझना, अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो ये लिम्फोसाइट को
पकड़ के लाता है कि चलो चलो आ जाओ, इसको मारना है, ये बाहर का आदमी है। तो ये क्या करता है लिम्फोसाइट, ये आकर उसे मार देता है। अब मार तो दिया, अब लाश को कहीं ठिकाना पर लगाना है ना, तो उसके लिए बुलाता है ये मोनोसाइट को। ये कहते हैं कि देखो भैया, हमने मार दिया, आप इस लाश को अब ठिकाने लगा दो। तो मोनोसाइट क्या करता है, उसको जाकर खा के ख़त्म। तो इसीलिए मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ा सेल होता है। WBC के अंदर सबसे बड़ा सेल होता है मोनोसाइट। अब देखिए इओसिनोफिल का क्या काम है, जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हमारा बॉडी में आता है तब ये इओसिनोफिल उसे ख़त्म करता है। बेसोफिल का क्या काम है, जब कोई एलर्जिक पैथोजन हमारा बॉडी में आता है तब इसे कौन ख़त्म करता है, बेसोफिल करता है। अब न्यूट्रोफिल का काम क्या है, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब उसे कौन ख़त्म करेगा, न्यूट्रोफिल ख़त्म करेगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो बीमारी होता है क्यों होता है, क्योंकि जब ये सब सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता, इससे भी ऊपर चलेगा, तब हमारा बॉडी में बीमारी, डिजीज ये सब दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो ये इससे बचाता है। इसका नंबर कितना है, 10,000। तो जो बच्चे कभी कभी 2-4 दिनों में ही बीमार हो जाता है ना, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर WBC का मात्रा कम है। कोई कोई देखते हो ना, बारिश में भीग गया, थोड़ा सा बीमार हो गया। अगर कोई दोपहर को खेल लिया कभी, बीमार हो गया। कोई घूम लिया तो बीमार हो गया। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर WBC कम है। ठीक है। तो उसको ठीक कीजिएगा। अब अंत में क्या होता है, प्लेटलेट होता है। ये क्या है, ये उत्तल लेंस के तरह होता है। उत्तल लेंस सबको पता है ना, ऐसे उत्तल लेंस के तरह होता है। इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाए जाते। तो क्या मतलब हुआ, इससे भी आप DNA जांच नहीं कर सकते। ठीक है। ये कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। इसके अंदर लाइसोसोम रहता है, तो ये मर जाता है, हो गया काम खत्म इसका। ये अमाउंट कितना है, 2 लाख है। ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये अगर बॉडी में रहेगा ना तो आप थकोगे नहीं, बहुत देर तक पढ़ पाओगे, बहुत देर तक कोई भी कम कर सकते हो। अगर ये प्लेटलेट बहुत ज़्यादा होगा, अगर कम हो गया ना तो अब कुछ देर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और प्लेटलेट का तो और एक कम भी है कि अगर कहीं पर कट जाए तो उसे क्लॉटिंग कर देना, ठीक कर देना। ठीक है। इसके मदद से ही होता है। RBC का क्या काम हुआ, RBC का काम हुआ लेजीनेस को नहीं रखना। ठीक है। तो RBC कम होगा तो क्या होगा, आपको पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगा। अगर प्लेटलेट कम होगा तो क्या होगा, पढ़ने का इच्छा तो होगा लेकिन पढ़ नहीं पाओगे ज़्यादा देर तक। ये तो हो गया। अब WBC कम होगा तो क्या होगा, पढ़ने का इच्छा भी है, पढ़ भी सकते हो, लेकिन हमेशा बीमार रहते हो क्योंकि WBC कम है। तो ये सारे चीज़ आपको सही से रखना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन अब आ गया कि प्लाज्मा पर्सन कितने हैं, कर्पसल कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, RBC कितने दिन होता है, 120 दिन, WBC 4 दिन, प्लेटलेट 7 दिन। ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब अगली क्लास में मैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ाएंगे, तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।